चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 35 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपकी हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ की एग्जाम, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोग बीपीएससी से संबंधित भी परीक्षा जैसे बिहार पुलिस हो या ये बीपीएससी ट्री हो, इन सभी एग्जामों को भी आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और पहला ही प्रश्न हमारा है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की? क्या ब्रिस्टले ने, सीले ने, कैवेंडिश ने या रैमसे ने? तो चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों और हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की है। तो सबसे पहले तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है दोस्तों, ये सभी लोग आप लोग जान लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चार ऑप्शन में दे देता है जिसमें से एक ऐसा दे देगा जो कि अक्रिय गैस नहीं होता, तो पूछ लेगा कि इसमें से अक्रिय गैस कौन नहीं होती है। तो दोस्तों, जो 18वें ग्रुप में होती हैं वे सभी अक्रिय गैस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अक्रिय गैसों की खोज है दोस्तों वो रैमसे के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वही कैवेंडिश की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की है। कैवेंडिश ने किसकी दोस्तों, तो हाइड्रोजन की खोज की है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। क्या वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो खाने बनाते समय दोस्तों किसका जो है मात्रा सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है दोस्तों, तो हो जाता है क्या, तो विटामिन। क्या हो जाता है दोस्तों, तो विटामिन की सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों, जो विटामिन बी और सी होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए आप याद कैसे करेंगे, WBC, WBC तो एक नाम याद ही होगा, डब्ल्यू से वाटर हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, दोनों विटामिन। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, था ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा विटामिन। क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा विटामिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है कैरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या हवा में? तो क्या हो जाएगा साथियों, पीले फास्फोरस को तो हम लोग जल में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? क्या ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो जो चांदी की सतह होती है दोस्तों, चांदी की बात किया जाएगा दोस्तों तो एजिस के साथ इसको डिनोट किया जाता है। वही अगर सतह की बात किया जाएगा जो काला होगा तो ओजोन के कारण होगा। किसके कारण दोस्तों, तो ओजोन के कारण होगा। और ओजोन किसकी सहायता से बनता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनता है, यानी ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाएगा दोस्तों तो CO2, हाइड्रोजन के आप लोग सभी जानते हैं और ऑक्सीजन का भी सभी जानते हैं। तो चांदी का सतह जो काला होगा वो किसके कारण होगा, तो ओजोन के कारण होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का साथियों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। प्रश्न दूसरा भी पूछ सकता है कि वातावरण में नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर। तो दोस्तों हर प्रश्न का उत्तर जो है अलग अलग होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि यूरिया में कितना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या 30% है, 25%, 46% या 60%? तो सबसे पहले दोस्तों यूरिया को जान लीजिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला जो है तो वो कौन है, तो यूरिया है। ठीक है दोस्तों, पोलर विधि के द्वारा यूरिया का निर्माण किया गया था। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों वो 46 यानी कि 46% होती है। ठीक है दोस्तों, कितना, तो 46%। अगर प्रश्न बदल कर पूछ लेगा कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों 78% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल की बात करेगा, वातावरण की बात करेगा दोस्तों, तो वहां पर जो नाइट्रोजन की मात्रा है दोस्तों वो 78% यानी कि 78% है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में युक्त उत्प्रेरक है। क्या निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम का, तांबे का या लोहे का? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दो उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया में जो है तेजी लाना। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ मिला दे जिससे कि जो अभिक्रिया है वो थोड़ा शीघ्रता के साथ हो, तीव्र गति के साथ हो। तो वही पूछ रहा है कि जो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा निकेल। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा निकेल। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? क्या बेरियम के कारण, सोडियम के कारण, स्ट्रोंसियम के कारण या पोटेशियम के कारण? तो जो आतिशबाजी में होता है लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो स्ट्रांसियम है। क्या होगा साथियों, तो स्ट्रांसियम होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 7 हमारा ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है, यानी कि बी को सही कर रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों बहुत ही सिंपल है और आप लोगों की परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पता नहीं क्यों पूछा जाता है, जबकि यह प्रश्न हर एक बच्चों की जुबान पर हो चुका है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल व क्षार के साथ तो वहां पर लवण और जल का
बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो लवण ही दिया गया है। और यह पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? लवण का उत्पादन होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रश्न नंबर 8 हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 9 भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कह रहा है कि उदासीनीकरण की क्रिया है। अभी हमने जो बताया था दोस्तों, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण ही कहलाती है। और प्रश्न नंबर 9 में भी ये पूछ रहा है कि उदासीनीकरण की क्रिया में है क्या एस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है या अम्ल बनता है? तो साथियों, हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बता दिया था कि लवण एवं जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया जिसमें कि अम्ल एवं क्षार का जब संयोजन करेंगे तो लवण एवं जल बनेगा। सबसे शुद्धतम जल है समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का? तो जब सबसे शुद्ध की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर वर्षा का जल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो वर्षा का जल हो जाएगा। प्रश्न ये पूछता है साथियों कि जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार किसके कारण होती हैं? ठीक है साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार किसके कारण होती हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुद्ध जल होता है क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या दोनों होता है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो शुद्ध जल होगा वो उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप करंट को फ्लो नहीं कर सकते, यानी कि करंट इसमें नहीं निर्वाह करेगा। ठीक है, वही अम्लीय की बात किया जाएगा दोस्तों, तो जो 7 से कम होगा दोस्तों, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका 7 से अधिक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो शुद्ध जल होता है दोस्तों हमारा क्या होता है? तो उदासीन होता है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, कह रहा है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होने वाली कौन सी औषधि है? क्या क्लोरोक्वीन है, एस्पिरिन है, मार्फिन है या पेनिसिलिन है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली यह रोग है। ठीक है दोस्तों, वही वाहक की बात किया जाए दोस्तों तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और वह नष्ट करने में किस औषधि का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो क्लोरोक्वीन। ठीक है दोस्तों, एक सिंकोना के जो छाल होते हैं पेड़ के, उसके सहायता से भी ये औषधि का निर्माण किया जाता है। 12 नंबर का प्रश्न के हिसाब से दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है क्लोरोक्विन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बताना है दोस्तों, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेरे वीडियो देखने से दोस्तों केवल ये नहीं कि आप एक प्रश्न का एक आंसर जानेंगे, आप लोगों को पूरे साइंस के प्रश्नों से घुमा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग उस प्रश्न का रिवीजन कर लेंगे। अगर आप लोगों का उस उत्तर का पता नहीं चल पा रहा है तो आप गूगल या कोई किसी बुक में देखकर जरूर पता कर लेंगे बाद में। तो हमारा प्रश्न फिर से एक बार रिपीट है और सुन लीजिए दोस्तों कि मलेरिया से प्रभावित होने वाली कौन सा अंग है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में? जी हाँ, ढलवा लोहा में क्या होता है? तो प्रतिशत की मात्रा कार्बन की वो सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, और जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होगी, ठीक है दोस्तों, वह लोहा क्या होगा? तो सबसे कमजोर होगा। यानी कि लोहे के पूछेगा तो सबसे लो क्वालिटी का लोहा कौन हो जाएगा? तब ढलवा लोहा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, दाब पर, ताप पर या सभी पर? तो जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है साथियों, वो केवल और केवल किस पर? तो ताप पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, किस पर? तो ताप पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों को कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस का मतलब आप समझ रहे, जो कि खाना बनाने वाली जो गैस होता है, या कह सकते हैं हम एलपीजी। साथियों शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन एवं हीलियम का मिश्रण है, बी कह रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण है, सी कह रहा है ऑक्सीजन एवं मीथेन का मिश्रण है, और डी कह रहा है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। तो जो कुकिंग गैस की बात करेंगे दोस्तों, तो यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। इससे पहले वाले दोस्तों वीडियो में मैंने भी बताया था कि जो एलपीजी है वो किसके किसके मिश्रण से मिलकर बना है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। कोई प्रश्न चाहे कुकिंग गैस पूछे या एलपीजी गैस पूछे, दोनों का जो जवाब होगा दोस्तों वह ब्यूटेन एवं प्रोपेन ही होगा। सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है दोस्तों, 16 नंबर पूछ रहा है हमारा कि सबसे कठोर पदार्थ है क्या हीरा है, प्लेटिनम है, चांदी है या एल्युमिनियम है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? तो हीरा हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो हीरा हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है क्या? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 1 होती है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना साथियों कि ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने हैं। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों आज का उत्तर ही बता देते, नहीं तो आप लोग क्या कहेंगे कि चलिए प्रश्न नंबर क्या है? तो 17 का हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। जो ऑक्सीजन के समस्थानिक है वो कितने हैं? तो 2 होते हैं। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, क्या किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयतन या छिद्र? यहाँ सॉरी आयतन नहीं, आयन है।
तो दो धारा का जो प्रवाह होता है साथियों इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए देख लीजिए Na2SiO3, Al2O3, NaAlO2, CaSiO3। तो बताइए दोस्तों जल सीसा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं क्या, एक प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और डी कह रहा है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है साथियों, तो एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। इसका वही फुल फॉर्म संकेत की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1s2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रोटॉन हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक ये हो जाएगा तो दो से एक घटाएंगे तो एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। प्रश्न नंबर 21 से साथियों आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों। आप लोगों का जो एग्जाम की तैयारी है इस चैनल पर बिल्कुल सटीक तरीके से कराई जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साइंस की, आप लोगों की किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। हर रोज आप लोगों को 40 से 50 प्रश्न इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने तैयारियों को और मजबूत कर सकते हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला को देखकर आप प्रश्नों को भी और तेजी के साथ तैयार कर सकते हैं। 21 नंबर कह रहा है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं क्या, इसमें से है क्या, 237 है यूरेनियम, यूरेनियम 238, यूरेनियम 226 या यूरेनियम 242। तो जो यूरेनियम का जो समस्थानिक है यूरेनियम 238, यानी कि 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं क्या, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात किया जाएगा दोस्तों तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है दोस्तों वो 3 होते हैं, 1s1, 1s2 या 1s3। तो यहाँ पर समस्थानिक अगर पूछा है दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा सही जवाब हो जाएगा, 3। वही हाइड्रोजन की जो खोज की बात किया जाए दोस्तों, जो हाइड्रोजन का खोज करता है वो कैवेंडिश ने किया है। वही समस्थानिक तो टोटल 3 है। आप नाम जानते ही होंगे, 1s1 का, 1s2 का और 1s3 का। ठीक है दोस्तों, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या पाउली ने। तो जो अनिश्चितता का सिद्धांत है दोस्तों वो हाइजेनबर्ग ने दिया है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ जाता है, या डी कह रहा है कि सभी। तो जो स्थिर ताप पे जो गैस का आयतन होता है दोस्तों जब कम किया जाएगा तो पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा तो घटेगा। ठीक है, यानी कि 24 का क्या करेंगे, तब ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। 25 कह रहा है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो साथियों जो परमाणु भट्टी में बात किया जाएगा दोस्तों तो ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, और अभी हमने उसका यूरेनियम का समस्थानिक पढ़ा यूरेनियम 238। तो दोस्तों यूरेनियम का जो एसको की बात किया जाएगा दोस्तों तो पीस ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि जो भोपाल में गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, क्या साइनाइड का हुआ था, मेथाइल का हुआ था या मेथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक कह रहा है कि मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो जो दोस्तों मेथाइल आइसोसाइनाइड है वो जो भोपाल में हुआ था गैस रिसाव, वो यही गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि 26 नंबर का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 27 कह रहा है दोस्तों कि सिंदूर का रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मर्क्यूरियम सल्फाइड होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा या सोडियम क्लोराइड होगा। तो प्रश्न नंबर 27 का क्या होगा दोस्तों, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाते हैं दोस्तों तो इस प्रश्न की तरफ आप सीधे सीधे बढ़ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, धोने वाला सोडा है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड यानी Cl जो कि नमक है। एक ऐसा ही ऑप्शन बच रहा है मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि सिंदूर का रासायनिक नाम दिया गया है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका नाम होता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, मानवों की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, धातुओं की शुद्धता का। तो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों, तो जीवाश्मों की आयु का। इसका दोस्तों तो जीवाश्मों की जो आयु कार्बन डेटिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, क्या इंफ्रारेड किरण, कॉस्मिक किरण, पराबैंगनी किरण, डी कह रहा है कि रेड लाइट किरण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, इंफ्रारेड किरण। 29 का क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन ए। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है 100 डिग्री, 273 डिग्री, 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 212 केल्विन।
तो दोस्तों अगर केल्विन की बात किया जाएगा दोस्तों, तो केल्विन में हमारा क्या होता है, तो 273 से 373 के बीच हमारा क्या होता है, तो यूनिट होता है। जो मान होता है उसका केल्विन का, वो 273 से 373 के बीच में होता है। वही जो क्वथनांक की बात किया जाएगा दोस्तों, यानी कि किस केल्विन माप पर जल उबलने लगेगा केल्विन, तो वो 373 हो जाएगा। वही अगर वो पूछता कि हिमांक कब हो जाएगा, वो जमना कब शुरू कर देगा, तब हमारा क्या हो जाता था, 273 केल्विन हो जाता। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर अगर क्वथनांक पूछा है तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, तो 373 केल्विन पर वो जल क्या हो जाएगा, तो उबलने लगेगा। ठीक है। वही अगर हिमांक पूछता है यहाँ पर, तब हमारा जवाब क्या हो जाता है, 273 केल्विन क्या होता साथियों, तो 273 केल्विन उसका सही जवाब होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 212 यहाँ पर क्यों दिया गया है दोस्तों, 212 केल्विन पर क्या होता है, तो बताइए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 212 केल्विन पर सेल्सियस में मान आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन। तो धातुओं की बात किया जाएगा दोस्तों, सबसे कठोर धातु की, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। वही अगर सबसे कठोर पदार्थ की यहाँ पर बात कर लेता तो क्या हो जाता, तो हीरा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन प्रश्न भी उस हिसाब से आप लोग याद कर लीजिए। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा दोस्तों, तो हीरा को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर धातु पूछा है तो प्लेटिनम हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। ठीक दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है, या फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, तो फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरीन। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, हाइड्रेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले जो बॉक्साइट क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। वही बॉक्साइट की रासायनिक नाम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 33 का हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है, जर्मेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, या लोहे का। तो जो मोनोजाइट होता है दोस्तों, वो किसका अयस्क होता है, तो थोरियम का अयस्क होता है। वही थोरियम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो भारत में यह सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, जो मोनोजाइट है वो थोरियम का अयस्क है। वही थोरियम जो है वो केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। वही जर्मेनियम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या है, तो एक प्रकार का उपधातु के रूप में जाना जाता है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, या ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस। तो कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी साथियों, तो है हमारा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रोमीन। अगर प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता है कि कौन सा धातु, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, अधातु। लेकिन अगर पूछ देता कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, मरकरी, यानी कि Hg। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा Hg, यानी कि मरकरी उसका सही जवाब हो जाएगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्या वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, या कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जल्दी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। किसका साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे हम। प्रश्न नंबर 37 से इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 37 इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का आप लोगों को होमवर्क के रूप में है, और इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, 37 में से 36 प्रश्नों का आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। 36 प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को 2-3 प्रश्नों के अलग से बताया गया है। 2-3 प्रश्न ऐसे जो मौखिक रूप से आप लोगों से पूछे गए दोस्तों, उन सभी मौखिक प्रश्नों का भी आप लोग जवाब जरूर देंगे। टोटल मुझे लग रहा है कि 60 से 70 प्रश्न इस वीडियो से आप लोगों का मुकम्मल रूप से तैयार हो गया होगा दोस्तों। एक प्रश्न है आप लोगों को 37 नंबर का, जिसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।